नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान बोर्ड में जो चलने वाली बुक है भारत राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका 4th चैप्टर अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। 3 चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। उन तीनों चैप्टर का लिंक जो है, उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी कुछ वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचता रहे। इस चैनल पर आपको रीड से संबंधित पर्यावरण के जो टॉपिक हैं वो मिलेंगे। अभी तक इस पर कुछ मैंने मैथ्स के टॉपिक भी डाले हैं, लेकिन अब आगे से इस चैनल पर मैथ्स के टॉपिक नहीं मिलेंगे। मैथ्स के टॉपिक अगर आपको देखने हैं तो एक अन्य चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर मैथ्स के कुछ टॉपिक देखने हैं तो उस लिंक पर जाकर के, उस चैनल पर जाकर के मैथ्स के वीडियो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। भाई वहाँ पर क्या पहना जाएगा ये किस पे डिपेंड करता है? जलवायु पे। कि अगर वहाँ पे सर्दी अधिक होगी तो गर्म वस्त्र पहने जाएंगे, गर्मी अधिक होती होगी तो हल्के और सूती वस्त्र पहने जाएंगे। दूसरा, उपलब्ध संसाधन कि वहाँ पर किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध है उन पर भी निर्भर करता है और वहाँ की संस्कृति से भी प्रभावी होते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात यह है कि इसका रंग बिरंगापन। सबसे खास बात राजस्थान की जो वेशभूषा, उसकी सबसे खास बात क्या है? उसका रंग बिरंगापन। यानी कि बहुत आधुनिकता होने के बाद भी यहाँ की वेशभूषा अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ रही है और पुरानी संस्कृति को बरकरार रखे हुए है। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में उपयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता और जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। लाल रंग की जो लाल रंग है उसके बहुत सारे तरीके के रंग जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसलिए तो कहा भी गया है कि मरु थारे देश में उपजे 3 रतन, इक ढोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। कसुमल का मतलब लाल। क्या कहा है? मरु थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारवण और तीजो कसुमल रंग, यानी कि लाल रंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुष परिधान। पुरुष क्या क्या पहनते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। सूती वस्त्र कब से चले आ रहे हैं? कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई, कातने के चक्र और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन किया गया वहां पर रुई कातने के चक्र मिले और कतली मिली, तकली, जो कि इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी लोग रुई के यानी कि कपास के द्वारा बने वस्त्र का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहां राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती और ऊपर ओढ़ने के सिवाय अन्य वस्त्र का उपयोग कम किया जाता है। धोती व ऊपर ओढ़ने को क्या कहा गया है यहाँ पे? पछेवड़े। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। सर्दी में विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए और काम वाले वस्त्रों के पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी। धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधान में भी अंतर था। देखिए, पुरुष परिधान की बात करी गई है और बताया गया है कि जो पुरुष लोग थे, ऐसा प्रमाण मिलता है कि पुरुष लोग जो थे वो छपे हुए वस्त्र या उस पर काम किया हुआ होता था वो वस्त्र ज़्यादा पहनते थे और सिर पर गोल मोटी पगड़ी पहनते थे, जो कि उसके जो दोनों पल्ले होते थे वो नीचे की तरफ लटके हुए होते थे। धोती होती थी वो घुटनों तक होती थी और जो ऊपर अंगरखी पहनते थे वो जांघों तक होती थी। और अलग अलग व्यवसाय करने वालों के जो परिधान थे वो भी अलग अलग थे।
राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर के राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते थे। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियाँ और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते थे। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता व परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ शामिल हो गई, जैसे कि पगड़ियों के प्रकार दिए हुए हैं: अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भाई ये नाम लिखे हुए थे, अमरशाही, विजयशाही, ये सब क्या है? तो ये पगड़ी के प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार की पगड़ियों के नाम बताए गए हैं यहाँ पे। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। अलग अलग पेशे के लोगों में जो पगड़ी के ऊपर जो पेच लगा हुआ होता है वो और उसका आकार, उन दोनों में अंतर था। सुनार जो थे वो आटे वाली पगड़ी पहनते थे। बंजारे मोटी पट्टीदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। देखो याद रखना है, आटे वाली पगड़ी कौन पहनते थे? सुनार पहनते थे। और बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का भी रिवाज था, जैसे कि मोठड़े की पगड़ी विवाहोत्सव पर। अब देखो मोठड़ा क्या होता है, देखिए एक मिनट, देखिए इस तरीके से लहरिया होता है, यूँ यूँ लाइनें खींची हुई होती है, उसको लहरिया बोलते हैं। और इसी लहरिए को अगर इस तरीके से काटती हुई लाइनें और खींच दी जाए यूँ, तो ये जो आकृति बनती है, इस प्रकार की आकृति को मोठड़ा कहते हैं। तो मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? देखो यहाँ पर भी ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन सी प्रकार की पगड़ी कहाँ पहनी जाती है। क्योंकि ये जो राजस्थान की जो बुक है इसमें काफ़ी कम मैटर दिया हुआ है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो चीज़ भी दी हुई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है। तो हमें इसका एक बार रिवीजन जरूर करना चाहिए, इन सब चीज़ों को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम सामान्य तौर पर जब हम वस्त्र और आभूषण पढ़ते हैं तो हम वस्त्र बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लेते हैं और उन चीज़ों मतलब उनको देखें तो बहुत सारा लगता है, लेकिन वही सब चीज़ें यहाँ पर भी दी हुई है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारी दी हुई है, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बताया है? यहाँ पे बताया है कि जो मोठड़े की पगड़ी है वो कब पहनी जाती है? तो विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। लहरिया सावन में ही पहना जाता है, तो श्रावण में लहरिया। दशहरे पर मदील और फूल पत्तियों की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लेते हैं। फूल पत्ती की छपाई वाली तो होली पर, और मदील दशहरे पर, लहरिया सावन में, और मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेहपेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्गों के लोगों के लिए चीरा और फेंटा बांधते थे। देखो अब क्या कह रहा है कि पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए उसके ऊपर तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पगड़ी के ऊपर जो लगाए जाने वाले जो एक तरीके के आभूषण है, ये तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी और लटकन, फतेहपेच, ये सारी चीज़ें पगड़ी पर लगाई जाती थी। और उच्च वर्ग के लोग होते थे वो चीरा और फेंटा भी बांधते थे, चीरा और फेंटा भी बांधते थे। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना, यानी कि पगड़ी जो है उसको एक गौरव मानते थे। तो आज भी आप लोगों ने भी सुना होगा कि कहीं पर भी कोई बात होती है तो वहाँ पे कहते हैं कि भाई पगड़ी की लाज रखना। बिल्कुल सही बात है, ये आज भी प्रचलित है ये कहावत। इसका प्रयोग, जो पगड़ी है उसकी बात कर रहे हैं, पगड़ी का प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता था। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सव में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। देखिए काफ़ी जगह पर
जब किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है तो उसको पगड़ी पहनाई जाती है। तो ये चीज़ें आज भी प्रचलित हैं। अंगरखी जो कि सामान्य जन का पहनावा था, उस समय के अनुसार परिवर्तित हुआ और विविध नामों से इनको पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार के आकार में बनाया जाने लगा, जैसे कि तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि। ये सारे अंगरखी के प्रकार हैं। बस थोड़ा थोड़ा इनमें बदलाव कर दिया गया, इनके आकार बदल दिए गए और इनको फिर अलग अलग नाम से जाना जाने लगा। तो क्या क्या नाम दिए अंगरखी के? तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला, ये सब इनके नाम दिए। उसके बाद देखिए, सर्दी के मौसम में इसमें रुई भरी जाती थी। शरद ऋतु में कंधे पर, जो लोग कंधे पर बड़ा सा कपड़ा डालते थे, उसको क्या कहते हैं? खेस कहते हैं, सोल भी कहते हैं और पामड़ी आदि भी कहते हैं। तो पामड़ी आदि डाल लिए जाते थे कंधे पर, एक बड़ा सा कपड़ा जिसको कंधे पर डाल दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? खेस, सोल, पामड़ी आदि कहते हैं। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत में पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया गया और पैंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया। फिर भी राजस्थान का बंद गला और जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए हैं। यानी कि अब कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो है वो हमारे ऊपर हावी हो गई और हर जगह पर पैंट शर्ट पहनने लग गए। उसके बावजूद भी राजस्थान का स्पेशल जोधपुरी सूट जो कि बंद गले का होता है, वो आज भी हर परिधान में अपना विशेष स्थान बना के रखता है। अब बात करते हैं हम स्त्रियों के परिधान की, यानी कि स्त्रियों के वस्त्रों की। जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्री एक विशेष प्रकार के अधो वस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। जो अधो वस्त्र मतलब जो आधा वस्त्र पहनती थी, उसको अब घाघरा कहते हैं। ये पुराने समय में भी, प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां इसको पहनती थी। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। पूर्व मध्यकाल में राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है, जो कि पूर्व मध्यकाल में जो स्त्रियों के जो वस्त्र थे, जिस प्रकार के वस्त्र पहनती थी वो औरतें, वो वस्त्र आज भी घुमक्कड़ जाति की जो लोग स्त्रियां हैं और जो आदिवासी स्त्रियां हैं, वो आज भी उन्हीं वस्त्रों को पहनती हैं। प्रारंभ में जो अधो वस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बन गया। इसका छोटा रूप लहंगा बन गया। भारी था, जो काफ़ी सारा घेर जिसमें होता था, कलियां होती थी, उसको तो घाघरा बोलने लग गए और उसका छोटा रूप जो था वो लहंगा बन गया। ऊपर बांधे जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाਹਾਂ वाली अंगिया पहनी जाती है। देखिए, मारवाड़ में अगर देखा जाए तो नीचे लहंगा यानी कि घाघरा पहनती है और घाघरे के ऊपर कुर्ती कांचली पहनती है। नाम भी सुना होगा। कांचली तो होती है अंदर की, जिसमें सिर्फ बाहें और आगे का हिस्सा होता है, और कुर्ती होती है बिना बाह की होती है और उस कांचली के ऊपर पहनी जाती है। और जो कांचली होती है उसको अंगिया के नाम से भी जाना जाता है, अंगिया या फिर कांचली। उसके बाद आते हैं साड़ियों के विविध नाम। देखिए, साड़ियों के कौन कौन से नाम हैं? चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, ढोरावाली, साड़ी आदि, ये सब साड़ियों के नाम हैं। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। एक तरीके से जो ओढ़ने होते हैं ना, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जामादानी, किमखाब, टसर,
छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीरे बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फर्रुख शाही छींट, बाफ्ता, मोमजामा, गंगाजली आदि नाम से जाना जाता था। देखिए जो कपड़े होते थे, जो उस समय परिधानों में कपड़े प्रचलित थे, उन कपड़ों के इतने सारे नाम हैं। ये जामादानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीरे बादला, नागर शाही, बहादुर शाही, फर्रुख शाही छींट, बाफ्ता, मोमजामा और गंगाजली, इतने सारे नामों से जो कपड़े थे वो प्रचलित थे। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषता, राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषता, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, जहां यथा सिवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहां क्रम से वस्त्र सीले जाते थे उसको तो सिवन खाना, जहां वस्त्रों को रंगे जाते थे उसे रंग खाना, और जहां वस्त्रों को छापे जाते थे उसको छापा खाना के नाम से भी जाना जाता था। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते थे। रंगाई का काम कौन करते थे? रंगरेज या नीलगर। तो राजस्थान में एक गाना भी है, आपने सुना होगा कि क्या गाना है, मारी सासू जी के दाए को नी आयो रे, नीलगर और रंग दे, अलर पल्ला पे दादर मोर रंग दे, अलर पल्ला पे दादर मोर रंग दे, घूंघट पे बाई सारो बीरो रे, नीलगर और रंग दे। मतलब रंगाई का काम कौन करते थे? नीलगर करते थे, नीलगर या रंगरेज। तो रंगे जाने वाले वस्त्रों में कौन कौन से वस्त्र रंगे जाते थे? पगड़ियाँ रंगी जाती थी, साफे रंगे जाते थे, ओढ़नी, घाघरे तथा अंगरखी, ये सब चीज़ें रंगी जाती थी। रंगाई का प्रमुख प्रकार जो है वो है पोमचा, लहरिया और चूंदड़ी। चूंदड़ी, पोमचा और लहरिया। इनके अलावा रंगरेज और क्या क्या चीज़ रंगते थे? चौकड़ी रंगते थे, चौकड़ी का जाल, पतंगा, धनक आदि भांते भी रंगते थे। यानी कि जो ये अगर पूछा जाए कि पोमचा, लहरिया, चुंदड़ी ये क्या है, तो ये ओढ़ने के वस्त्र हैं, और इस प्रकार के रंग रंगे जाते थे। पोमचा के आकार के, लहरिया की आकृति, चुंदड़ी की आकृति के रंगे जाते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया। इनके अलावा चौकड़ी रंगी जाती थी, चौकड़ी का जाल रंगा जाता था, पतंगा रंगा जाता था, और धनक आदि भांत की जो है कपड़े रंगे जाते थे। पोमचा का अर्थ क्या है? पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। कमल के फूल के जिस प्रकार से कमल का फूल होता है उसके प्रकार की जो ओढ़नी होती है उसको पोमचा कहते हैं। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। देखिए अब यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई गुलाबी पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है, तो प्रश्न में ऑप्शन में आ जाएगा लड़के होने पर, लड़की होने पर, या शादी होने पर, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई गुलाबी पोमचा तो बेटी के जन्म होने पर जो शिशु की माँ होती है उसके पीहर से वो पोमचा भेजा जाता है, और जब बेटा पैदा होता है तो उस गुलाबी पोमचे की जगह पर कैसा पोमचा भेजा जाता है? पीला पोमचा भेजा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी और पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिया कब पहना जाता है? तो लहरिया श्रावण मास में पहना जाता है, विशेषकर तीज के त्योहार पर। लहरिया 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं, यानी कि किसी एक ही रंग से लहरिया बना दें, या 2 रंग से बना दें, या 3 रंग का तिरंगा लहरिया भी होता है, पचरंगा लहरिया भी होता है, और सतरंगा लहरिया भी होता है। अलग अलग
अगर एक कलर यूज करते हैं तो उसको सिंपल लहरिया बोलते हैं, 2 कलर तो दुरंगा लहरिया, 3 कलर है तो तिरंगा लहरिया, 5 पचरंगा और सतरंगा। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पचरंगा लहरिया पहना जाता है। मांगलिक अवसर जो होते हैं उन पर पचरंगा लहरिया पहनने का रिवाज है, क्योंकि 5 जो है उसको शुभ अंक माना जाता है। लहरिये में कई भांते भी प्रचलित है, लहरिये में भी कई भांते प्रचलित है, जैसे कि प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। प्रतापशाही, जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ही ओर हों तो वो लहरिया कहलाता है, और दोनों ओर एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो उसको मोटड़ा कहते हैं। अभी बताया था मैंने कि यदि एक ही तरफ इस तरीके से बनी हुई है जब तो ये लहरिया कहलाएगा, और यदि इसके साथ साथ इस तरीके से भी अगर काट रही है तो इसको क्या कहते हैं, इसको मोटड़ा कहते हैं। एक होता है कि समुद्री लहर का लहरिया, समुद्री लहर का लहरिया ये जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। समुद्री लहर का लहरिया कहाँ के रंगरेज रंगते हैं, जयपुर के, जिसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती हैं। समुद्री लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंग में बनता है, यानी कि समुद्री लहर के लहरिये में जो धारियां होती हैं वो चौड़ी चौड़ी होती हैं, उसको समुद्री लहर का लहरिया बोलते हैं। उसके बाद है बंद, बंद यानी कि जिसको हम बंधेज बोलते हैं। तो बंध तकनीक में चुनरी के बंधेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंधेज बारीक होता है। सिक्कर शेखावटी के बंधेज की गिनती भी बारीक बंधेजों में होती है। देखिए, दूसरी बात करी हमने, एक तो लहरिया की बात करी, अब बात कर रहे हैं बंधेज की। तो कोई भी मांगलिक अवसर हो उस पर बंधेज की चुनरी ही पहनी जाती है। जोधपुर की बनी हुई जो चुनरी होती है, जिसको जोधाना के नाम से भी जाना जाता है, उसके रंग तो चटकीले होते हैं, टिकाऊ, और बंधेज जो है बहुत बारीक होता है। और बारीक बंधेज दूसरा कहाँ का होता है, सिक्कर यानी कि शेखावटी का बंधेज भी बारीक होता है। पहले राजस्थान में मलयागिरी अर्थात भूरे रंग से रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित हैं। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे, जो कि खाकी रंग से मिलता जुलता था। अमोवा। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर एवं पाली में बड़े और सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिसमें लाल, काले, नीले और हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर जो है वहाँ की अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। यानी कि अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। लाल और नीले रंग से में छपने वाले अजरक प्रिंट की विशेषता है कि दोनों ओर छपाई होती है, वस्त्र के दोनों तरफ छपता है। वो कौन सा रंग इसमें ज़्यादा कलर यूज होता है, लाल और नीला। लाल और नीले रंग से छपने वाले अजरक प्रिंट की जो विशेषता है वो क्या है कि वो दोनों तरफ से इसमें छपाई होती है। इसमें अलंकरण ज्यामिति होता है और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। आयड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग की चुनरी भी की छपाई होती है, पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी, हरे रंग से बना देते हैं। आकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिपों का आकोला कहलाता है। छिपों का आकोला, ठीक है। उसके बाद आता है बगरू। जयपुर अपने शाह बगर यानी कि काला और लाल रंग की छपाई के लिए विख्यात है। बगरू का प्रिंट, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल, काले व फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। उसके बाद है सांगानेर का। जयपुर सांगानेर में अन्य स्थानों से भी भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव और फूलों की बारीकी
कर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। अब आगे क्या कह रहा है कि सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है, जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। किस किस को? सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को, बगरू प्रिंट को, कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है, यानी कि जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश और उत्पत्ति स्थान का हवाला देता है, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देता है कि उसका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषा, भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीआई टैग किन किन को मिला है। तो एक तो सांगानेरी प्रिंट को, बगरू प्रिंट को और कोटा डोरिया को, इन तीनों को जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग क्या होता है उसके बारे में बताया है कि जीआई टैग बताता है कि ये जो उत्पाद है ये कौन से देश से है, उसका संपत्ति मतलब उसके उत्पत्ति स्थल क्या है, उसकी गुणवत्ता के भी वो आश्वासन देता है कि ये वास्तविक रूप से, विशिष्ट रूप से गुणवत्ता इसकी अच्छी है और इनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल, कोटा का मसूरिया, तनसुख, मथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर, जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम में आते हैं। टुकड़ी मारवाड़ की देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। यह जालोर तथा मारोठ कस्बे में अच्छी बनती थी। नेक्स्ट, कपड़ों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता था। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि के झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू, कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। चटापटी क्या होता है? किसी विशेष प्रकार की आकृति कपड़े की काट ली जाती है और दूसरे कपड़े पर उसको सील दिया जाता है या यूँ कहें टांग दिया जाता है। मोस्टली इसका उपयोग जानवरों को उड़ाने के लिए, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू, कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। वस्त्रों के भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं उनको भड़कीला बनाने के लिए। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा लप्पी, बांकड़ी आदि इनके विविध प्रकार हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि गोटा, लप्पा लप्पी, भाकड़ी आदि क्या है। तो ये आदि क्या है? सब ये उस वस्त्र को भड़कीला बनाने के लिए या यूं कहें कि गोटे का एक प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या, अठमास्या आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला गोटा जो होता है वो लप्पी कहलाती है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान में कौन सा? सीकर का खंडेला क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट करके कपड़े पर सिलाई की जाती है। इसे पेच वर्क कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पेच वर्क क्या है। तो देखिए, पेच वर्क क्या है? किसी एक कपड़े से अलग अलग आकृतियाँ काट ली जाए, अलग अलग डिज़ाइन काट ली जाए और उन डिज़ाइनों को किसी दूसरे कपड़े के ऊपर सील दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? पेच वर्क। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में उल्टी, बखिया, चेन और लंबे छोटे
टाँकों से बड़ी बारीकी से कढ़ाई की जाती है। पुरुषों के वस्त्र, जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर भी कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी भारत में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टाँकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। अब आता है यहाँ पे आभूषण। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह होती है और राजस्थान का निवासी इसका अपवाद नहीं है, यानी कि हर किसी व्यक्ति की चाह होती है कि वो सुंदर दिखे। स्त्रियों की चाह कदापि पुरुषों की तुलना में ये अधिक होती है कि वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखे। राजस्थान में प्राचीन काल से ही आभूषणों का प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों से आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से भी ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे, गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां जो थी वो कांसे, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप, मूंगे आदि के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। यानी कि कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के उत्खनन में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी जो अवशेष मिले हैं वो आभूषण धारण किए हुए जो वहाँ खिलौने जो मिले हैं उनमें भी इस तरीके की चूड़ियाँ, हाथों में चूड़ियाँ, स्त्री जो खिलौने मिले थे उसमें स्त्री के हाथों में चूड़ियाँ, कड़े, पैर में खड़वे, गले में लटकन आदि सब कुछ मिलते थे, जिससे प्रमाण मिलता है कि उस समय भी जो आभूषण है वो काफ़ी प्रचलित थे। और किस किस प्रकार के आभूषण पहने जाते थे? सोना, चांदी, मोती, रत्न, ये सारे। और जो गरीब होते थे तो वो लोग कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के जो है आभूषण ग्रहण करते थे। और हाथी दांत के आभूषण जो हैं वो भी प्रचलित हुआ करते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आया। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बानगियाँ देखी जा सकती हैं। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं जो कि इन मूर्तियों में दिखाई दी गई है और कौन कौन सी मूर्ति कहाँ कहाँ की? ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़, इन सब की मूर्तियों में कुंडल, कानों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, पायल जिसको बोलते हैं, मुद्रिका यानी कि अंगूठी आदि अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल में भी प्रचलित हैं। अब देखिए कौन कौन से आभूषण कहाँ कहाँ पहने जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे बताया हुआ है। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहनों में कौन कौन से आते हैं? सिर के वस्त्र, यानी कि अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर के आभूषण। बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा आदि इनको कहा जाता है। बोरला, बोर, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा, ये सब क्या कहा जाता है? ये सिर के आभूषणों को बोलते हैं। उसके बाद आते हैं कंठ पर धारण किए जाने वाले आभूषण। थमड़ियों, ठेड्यो, आड़, मुठ्या, झालरा, ठूसी, ये सब कंठ पर धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बजट्टी, हालरो, हंसली, तिमणियों, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादड़िया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि प्रमुख हैं। कितने सारे आभूषण हैं जो गले में पहनने के हैं। उसके बाद अब आता है कानों के पहने जाने वाले आभूषण। कर्णफूल, नाम से पता चल रहा है, कर्णफूल, पीपल पत्र, फूल झुमका, अंगोट्या, झेला,
लटकन, टोंटी आदि। और हाथों में, अब हाथ में कौन कौन से पहने जाते हैं? कड़ा, कंकण, मोकड़ी। मोकड़ी किसको कहते हैं? लाख से बनी हुई चूड़ी को। कातरिया, कांच की चूड़ियों को कातरिया। नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार उंगलियों में बींटी, दामना, हथपान, छड़ा तथा पांव में कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। अब देखो पाँव में पहने जाने वाले कौन कौन से हैं? कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी, ये सब पैरों में पहने जाते हैं। और उंगलियों में बिट्टी, दामना, हथपान और छड़ा, ये सब हाथों के उंगलियों के हैं। नाक में पहने जाने वाले जो हैं आभूषण, उसमें है नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चूना, चाप, भंवरकड़ी आदि। और कमर में पहने जाने वाले वस्त्रों में है कंदोरा, करधनी आदि पहने जाते हैं कमर पर। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बना करके चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं। सोने की परत जो चढ़ाई जाती है दांतों के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? रखन कहते हैं। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच से सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाती है। दांत के अंदर छेद करवा के उसके अंदर सोना भरवा लिया जाता है, यानी कि सोने की कील दांत में जड़वा ली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? चौंप कहते हैं। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण कर रहे हैं, जैसे कि कानों में तो मुरकिया पहनते हैं, लौंग पहनते हैं, झाले, छैलकड़ी, ये सब लड़के जो हैं यानी कि पुरुष जो हैं वो कानों में पहनते हैं। हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, उंगलियों में अंगूठी, बिठिया और मुंदड़ियाँ आदि पहनने का रिवाज था, जो अब काफ़ी कम हो गया है। लोकप्रिय ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये आभूषण पहने जाते हैं। इसके बाद है बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसली, हाथ पांव में कड़े, कानों में मोती या फिर लूंग पहने जाते हैं। हाथ और पांवों के कड़ों को कठुल्ला कहते हैं। कड़ुल्ला। हाथ और पांव में जो छोटे बच्चों को जो कड़े पहनाए जाते हैं उसको कड़ुल्ला कहते हैं, कड़ुल्ला। पांव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली, जिसमें घुंघरिया फांद दी जाती है। पैरों में जो पतली सांकली जो पहनी जाती है जिसमें घुंघरू लगा दी जाते हैं, उसको झांझरिया या फिर झांझरिया कहते हैं। इसे पंजेणी भी कहते हैं। राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आँखा और रत चनन बांध कर तैयार किया गया। बच्चे के गले या कंठ का श्रृंगार, जिससे त्यावड़ी, गांठ गोमड़ो नहीं हो, नजरिया कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है ये कि राती छितरी में सोने का खेरा, मूंग का आँखा, रत चन्नव बांध कर तैयारी किया गया है। बच्चों के गले और कंठ का श्रृंगार, जिससे कि रत्यावड़ी का मतलब गांठ गोमड़े नहीं हो, नजरिया कहलाता है। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या फिर जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में इन्हें छिद्रों से मोती, लूंग, गूड़दा, मुर्की, बाली आदि आभूषण पहना दी जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क या मुर्की कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे आभूषणों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिएगा इसको। सबसे ऊपर है राखड़ी और बोर, फिर टीला और शीश फूल, उसके बाद झेला,
कानों में, लूंग व काटा, उसके बाद टोंटी नाक में पहनने वाली, उसके बाद बजंटी, उसके बाद गले में है खुंगाड़ी, बजंटी, धमनियों और खुंगाड़ी, और नीचे ये लटका हुआ दिख रहा है, इसको कहते हैं हालरो। इसके अलावा देखो पैरों के आभूषण देखो, कड़ा, टणका, आंवला, हीरा नामी, ये क्या है, मकैया, चौफुली नेवरी, जीवी, कड़ा, तोड़ा, छड़, ये सब चीजें हैं पैरों के। उसके बाद बाजू के आभूषण की बात करें तो बाजूबंद, टड्डी, अगत, अणत या अगत दोनों ही हो सकते हैं, बाजू के आभूषण है। उसके बाद हाथ के आभूषण की बात करें तो गोखरू, चूड़, नोगरी, हथफूल और मुंदड़ी। राजस्थान में आभूषण निर्माण की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसकी स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषण की जितनी महत्ता थी, इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जोहरी बाजार रखा। यहाँ से सबसे प्रमुख चौपड़ा का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसायों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है, जो कि अपने चांदी के आभूषण, तारकसी, धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की ठेवा कला, जिसमें कांच के बीच में सोने की बारीक काम किया जाता है, इसे पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। देखिए, रत्न और आभूषणों का व्यवसाय, विश्व प्रसिद्ध व्यवसाय जो है वो कहाँ पे है? जयपुर में। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है, जो कि चांदी के आभूषण यानी कि तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से प्रतापगढ़ की ठेवा कला, जिसमें कांच के बीच में सोने की बारीक काम किया जाता है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे रत्न और आभूषण जो है, वस्त्र और आभूषण कंप्लीट हुआ, जो कि इस 4th चैप्टर है इस बुक का। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।